Assalamu alaikum everyone, and thank you for attending my talk first of all. And today our topic is like journeying through limits, unveiling mathematics from an analytical perspective. So आज की टॉक में एसेंशली हमारा गोल ये होगा कि हम एक ऐसा कॉन्सेप्ट जो कि probably most of you are already familiar with, or at least FSC level पे हम usually study करते हैं. Specifically like first year में ये concept सबसे पहले students को पढ़ाया जाता है. वो है लिमिट्स का. तो लिमिट्स यूजुअली हम उसके बताते हैं कि एक सीक्वेंस हो जैसे 1/2, 1/3, 1/4 एंड दिस सीक्वेंस अब हम किसी सेंस में कह रहे हैं क्योंकि काफ़ी स्लोली लाइक कम होता जा रहा है. किस सेंस में हम कह रहे हैं कि इन सम सेंस इट्स अप्रोचिंग ज़ीरो. तो इस ये कॉन्सेप्ट की एक इन्फिनिटली मैनी चीज़ों को एक रिफाइनेट वैल्यू देना, ये अस्क्राइब करना, ये एक्चुअली डेट बैक करता लाइक टू ग्रीक्स टाइम, लाइक अराउंड 2500 ईयर्स अगो तक का पुराना का कॉन्सेप्ट है ये. अब हमारे का गोल इस टॉक में ये होगा एसेंशली कि ये इस कॉन्सेप्ट की एवोल्यूशन कैसे हुई है थ्रू आउट दिस टाइम पीरियड. कि पहले जो वेग आइडिया था ग्रीक्स का, और हाउ स्लोली ओवर टाइम वो कैसे कन्वर्ट हुआ इनटू फॉर्मल मैथमेटिकल लॉजिक, जो कि जिसमें आजकल हम स्टूडेंट्स को पढ़ाते हैं. लाइक एक कॉलेज में एक कोर्स भी होता है रियल एनालिसिस का, उसमें प्रॉपर्ली स्टडी करवाते हैं. सो हम वो देखेंगे कि वो काफ़ी एब्स्ट्रैक्ट डेफिनेशन है, वो कैसे रिलेट करती है टू आवर इंट्यूशन ऑफ व्हाट अ लिमिट शुड बी, और कहाँ और कैसे हम उसको जनरलाइज कर सकते हैं उस डेफिनेशन को जो मैथमेटिकल डेफिनेशन हम बनाएंगे, और कैसे इससे काफ़ी इंटरेस्टिंग और वेरी अप्लाइड लाइक मैथमेटिक्स की मैथमेटिकल स्पेसेस आती हैं जिनमें से लाइक एक मेट्रिक स्पेसेस और टोपोलॉजिकल स्पेसेस. टोपोलॉजी का हम काफ़ी सुनते हैं, लाइक इवन फैंसी वर्ड्स लाइक टोपोलॉजिकल, क्वांटम कंप्यूटर्स, इस टाइप की चीज़ें. सो इन सब की बेसिस पे जो अंडरलाइंग कॉन्सेप्ट है, वन ऑफ द मोस्ट लाइक सिग्निफिकेंट लाइक जो थिंग है वो है लिमिट का नोशन. सो हमारा गोल यही होगा कि इस कॉन्सेप्ट को अंडरस्टैंड करें और कैसे ये जनरलाइज होता है एंड हाउ वी यूज़ इट इन सम सेंस. सो स्टार्ट करते हैं. So sorry for erasing it so soon. इतना रहने देते हैं एनीवे. जैसे मैंने पहले बताया था, हम सबसे पहले जाते हैं लाइक अराउंड 2500 BC, लाइक अराउंड द टाइम ऑफ ग्रीक्स. हम सबसे पहले ग्रीक्स की आते हैं कि वो कैसे इन्फिनिटी की कॉन्सेप्ट के साथ लाइक ग्रैपल कर रहे थे. तो एक फेमस ग्रीक फिलोसफर था ज़ीनो, उसका भी प्रॉब्ली सम ऑडियंस माइट इवन बी फेमिलियर विद हिम. सो उसने ये कॉन्सेप्ट स्टार्ट किया था कि ब्रेकिंग डाउन थिंग्स इन्फिनिटली मैनी टाइम्स, और उससे कुछ कॉन्ट्रडिक्शंस लेके आया था वो. अब हम उनमें से एक उसका एटलीस्ट स्पिन ऑफ सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ. सपोज़ कि आप इसको वॉल्स पैराडॉक्स आप कहते हैं. सपोज़ कि आप यहाँ पे हैं, दिस इज़ यू एंड यू आर हियर एंड यू वांट टू गेट टू दिस वॉल एंड देयर इज़ लाइक ए डिस्टेंस ऑफ 1 मीटर्स ऑफ यू फ्रॉम दिस वॉल. सो आपने अगर इस वॉल तक जाना है, ज़ीनो ने आर्ग्यू किया कि लाइक फर्स्ट ऑफ ऑल आपको इसका हाफ डिस्टेंस कवर करना होगा. सो फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू गेट टू हियर, बट साथ ही यहाँ तक जाने के लिए जो रिमेनिंग डिस्टेंस है, सो लाइक द फर्स्ट थिंग है यू हैव टू कवर हाफ द डिस्टेंस ऑफ दिस, और फिर जो रिमेनिंग का हाफ है उसका भी हाफ आपको करना तो पड़ेगा ना टू डू दैट. सो द रिमेनिंग थिंग उसका भी हाफ आपको इंक्लूड करना होगा. एंड अब पहले आप यहाँ पे थे, अब यहाँ पे चले गए, और अब रिमेनिंग जो रह जाता है इसका भी हाफ आपको कवर करना पड़ेगा. सो हाफ ऑफ दिस थिंग जो कि 1/4 है. तो इन दिस सेंस हमारे पास ये काफ़ी टर्म्स आती जाती हैं, और ये आप देख तो ये एसेंशली 2 की पावर्स हमारे पास आ रही हैं, 2 की पावर 4. अब क्या वो बंदा कभी एंड पे पहुंचता है? अब
इस फ्रेमवर्क के अंदर देखा जाए तो कभी वो एक्चुअली नहीं पहुंचता, क्योंकि किसी भी स्टेप पे हमेशा हमारी कंस्ट्रक्शन ही ऐसी है कि हम हमेशा क्योंकि एज्यूम करें कि वी कैन डिवाइड इन्फिनिटली मैनी टाइम्स, तो हर स्टेप में देयर विल ऑलवेज बी दिस रिमेनिंग हाफ दैट्स लेफ्ट। तो यू कैन आर्ग्यू कि कभी वो रीच ही नहीं कर सकता उसको, राइट। बट हमें पता है कि इन द रियल वर्ल्ड द गाय डज रीच द एंड। तो हमें एक ऐसा मैथमेटिकल सिस्टम चाहिए जो इस टाइप की चीज़ों को लाइक इन्फिनिटली मैनी डिविजन्स को किसी सेंस में एक फाइनाइट वैल्यू अस्क्राइब करे, और जो वो एक सिंगल वैल्यू देता है उसे उसका सेंस भी बनना चाहिए कि वो इन सम सेंस के हम टू बी प्रिसाइज वो मैथमेटिकल लॉजिक के रूल्स जो है वो भी फॉलो करना चाहिए। इट शुडंट डिपेंड ऑन योर चॉइस कि वो क्या मीनिंग देता है। अब इस सेंस में तो इट्स क्लियर, और एटलीस्ट वी वांट दिस वैल्यू टू बी 1। हम हमारे लाइक स्टार्टिंग गोल और मोटिवेशन ही है कि वी वांट और दिस सम टू हैव दिस वैल्यू, एंड नाउ वी गोइंग टू कंस्ट्रक्ट सम सिस्टम जो कि इसको फॉलो करता है। बट इस सिर्फ प्योर इंट्यूशन काफ़ी नहीं है। वाई? बिकॉज आप इस टाइप की सम्स भी इनकाउंटर कर सकते हैं। जैसे हम एक फेमस सम है, हार्मोनिक सीरीज़ का इसे नाम दिया जाता है। आई होप कि सबको विजिबल है। 1/2, 1/3, 1/4, हर एक टर्म इंडिविजुअली काफ़ी स्मॉल है, राइट। और हम किसी सेंस में एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि ये जो सम होगा ये भी दिस विल इट शुड हैव सम वैल्यू, कोई सेंस बनता है। हो अब इसकी इतनी नाइस पिक्चर तो नहीं बन रही इस सेंस में, बट मे बी देयर सम वे इन विच वी कैन ascribe सम वैल्यू टू दिस सम। बट हमें ये भी पॉसिबिलिटी कंसिडर करनी होगी कि इट्स नॉट ऑलवेज पॉसिबल। फॉर इंस्टेंस अगर यही चीज़ अगर मैं यही कहूँ तो आप इमीडिएटली कहेंगे कि इट डजंट मेक सेंस टू गिव कि इस नंबर को मैं कुछ भी कहूँ, इस चीज़ को 1 + 1 + 1, इट डजंट मेक सेंस टू कॉल इट 2, 3 और एनी रियल नंबर। देयर वुड बी एनी ए प्रायोरी रीज़न या कोई खास रीज़न नहीं होगी। सो इसी सेंस में हमें ये भी वंडर करना चाहिए कि लाइक इज़ देयर सम रीज़न वाई यू शुड एक्सपेक्ट। श्योर एक रीज़न है, बट आपने एक अच्छी सी आर्ग्यूमेंट दे दिया, हर एक टर्म स्मॉल हो रही है तो सही है। बट अब एक और बंदा जो है वो आर्ग्यू कर सकता है, एंड ही इज़ प्रीटी क्लेवर गाय, उसने ये कहा है लाइक इफ़ यू अगर आप ये दो टर्म्स कंसिडर करें 1/3 एंड 1/4, देन अब इनका सम जो है, अब 1/3 क्योंकि ग्रेटर है 1/4 से, तो अब इन दोनों का सम इट शुड बी ग्रेटर देन 2/4, और 2/4 इज एग्जैक्टली 1/2। अब यही पैटर्न अगर आप कंटिन्यू करें, एंड यू नोटिस दैट इफ यू कंसिडर व्हाट 1/5, 1/6, 1/7 एंड 1/8, अब 1/5 ग्रेटर है 1/8 से, 1/6 भी 1/7 भी, तो टोटल ये चीज़ क्या होनी चाहिए? ग्रेटर, इट शुड बी बड़ा होनी चाहिए 4/8 से, राइट। एंड 4/8 इज एग्जैक्टली 1/2। सो हमें ये जो सम है इन डिस्गाइज इज जस्ट 1 + a bunch of 1/2s added again and again and again. सो इन दिस सेंस अब यहाँ पे वही आर्ग्यूमेंट आ जाता है, एक नंबर को अब बार बार ऐड कर रहे हैं, इट डजंट मेक सेंस टू कॉल इट एनी पर्टिकुलर नंबर, क्योंकि इसकी वैल्यू किसी सेंस में किसी को अप्रोच नहीं कर रही, एटलीस्ट इन द इंट्यूटिव सेंस। तो इससे एटलीस्ट हमें ये आइडिया होता है कि वी डू नीड अ प्रॉपर मैथमेटिकल या एटलीस्ट इन सम सेंस कोई लॉजिकल डेफिनेशन तो चाहिए हमें। सो हम उस डेफिनेशन को बनाने के लिए दोबारा आते हैं हमारी उस चीज़ पे जिस पे एटलीस्ट हमें लॉजिकली सेंस बन रहा था कि इट शुड हैव द वैल्यू 1, ताकि हम देख सकें कि क्या ऐसी पॉसिबल डेफिनेशन हो सकती है। सो अब इस केस में देखें, अब अगर मैं इंस्टेड ये इस पाथ को बताया, आप इसको नंबर लाइन समझ लें, ये यहाँ पे 0 है, यहाँ पे 1 है। अब ये देखें कि यहाँ पे थोड़ी देर हम पहले एक सीक्वेंस के नोशन को स्टडी कर लेते हैं। एक बस एक नोटेशन का एक छोटा सा पॉइंट है। यहाँ पे क्या विजिबल है सबको? ओके, एंड इट्स जस्ट यही है कि
हम सीक्वेंस के नोटेशन को यूजुअली ये कहते हैं कि अगर अब कोई भी हमारे पास इन्फिनिटली मैनी चीज़ें सीक्वेंस में आ रही हैं, एक ऑर्डर में आ रही हैं, तो हम उन्हें इस नोटेशन से डिस्क्राइब करते हैं xn। एंड अब अगर जैसे x1 है, इस केस में दिस मीन्स कि फर्स्ट टर्म क्या है आपकी इन्फिनिट ऑर्डर की। तो इन दिस केस यहाँ पे हमारी फर्स्ट टर्म 1/2 है एंड x2 इज़ 1/2 प्लस 1/4। सो यू गेट द आइडिया कि हमारा ये नोटेशन है। अब हम यहाँ पे ये देखते हैं कि इस केस में यहाँ हमारा x1 है, यहाँ पे हमारा x2 है, दिस इज x3 और यहाँ पे 1 है। अब पॉइंट प्रिसाइजली क्या है कि ये 1 से काफ़ी करीब होते जा रहे हैं और इसको हम एक डेफिनेशन में कहना चाह रहे हैं। तो हम वो इसको डायनामिकली हम क्योंकि बार बार बोल रहे हैं कि करीब होते जा रहे हैं, बट इट्स अ स्टैटिक थिंग। हम ऑलरेडी पता है हमें तमाम वैल्यूज़ क्या पैटर्न फॉलो कर रहे हैं, तो एक स्टैटिक सम डेफिनेशन होनी चाहिए एक सेंस में। तो अगर हम वो चाहते हैं तो वी वांट टू से कि जितना मर्जी मैं चाहूँ करीब होना 1 के, इट शुड बी पॉसिबल। तो अगर मैं चाहता हूँ कि मेरी तमाम टर्म सीक्वेंस की, हमारे ऑर्डर की, अगर ये 0.1 डिस्टेंस के होने चाहिए ऑफ दिस नंबर, देन इट शुड बी पॉसिबल। सो देयर शुड बी some number n naught such that after that term all of the terms should be within 1 distance। और हम डिस्टेंस को मैथमेटिकली इस सेंस में कैसे बता सकते हैं, सिंपली कि उनका जो डिफरेंस है, तो xn -1 जो nth टर्म है -1, एंड क्योंकि हम किसी डायरेक्शन को यहाँ पे प्रेफर नहीं कर रहे कि लेफ्ट से आ रहा है या राइट से आ रहा है, तो हम इस वजह से एब्सोल्यूट कह रहे हैं कि जो भी चीज़ आएगी डिस्टेंस, क्योंकि हम चाहते हैं तो एक पॉजिटिव नंबर चाहते हैं। सो अब ये हम चाहते हैं कि तमाम जो चीज़ें हों, दे शुड बी प्रिसाइसली एट इन 0.1 डिस्टेंस ऑफ all our sequence terms should be in within 0.1 distance of 1। एंड अब इसी चीज़ को अगर हम जनरलाइज करें, हम प्रिसाइसली काफ़ी स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट चाहते हैं। वो स्ट्रॉन्ग कंडीशन ये है कि जो मर्जी मैं डिस्टेंस ले लूँ, देयर शुड बी सम टर्म कि उसके बाद तमाम टर्म्स 1 के उस डिस्टेंस पे आ जाएं। सो अब यहाँ पे अगेन थोड़ी नोटेशन होगी, इसको आप ये लिख लेता हूँ फॉर कंप्लीटनेस, एंड बट हमेशा आई कैन ट्रांसलेट इट, एंड इफ़ यू नीड टू आस्क द मीनिंग ऑफ सम सिंबल फ्री टू से सो। तो यहाँ पे ये सिंबल है, ये हम कहते हैं कि फॉर ऑल। अब आगे मैं एक लेटर से यूज़ करूँगा, बट इसका मतलब आपने ही इस पर ट्रांसलेट ये करना है फॉर ऑल डिस्टेंसेस, एंड डिस्टेंस इज पॉजिटिव। तो कोई भी डिस्टेंस हो जाए, कोई ऐसी टर्म होनी चाहिए n नॉट से यानी 5 हो जाए जैसे, कि उसके बाद all of them all of the terms of the sequence कि for all n, यहाँ पे अगेन वो for all n नॉट should be अब इस केस में जैसे 1 है, तो इन जनरल मैं उसे कह सकता हूँ, सपोज कि जो जिसको अप्रोच कर रहे हैं उसको l में नाम देता हूँ, तो आई कैन से कि xn minus l दिस डिस्टेंस इज लेस देन एप्सिलॉन। तो अगर ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट अगर ये ट्रू हो, देन हम कहते हैं कि जो सीक्वेंस है दैट इज हैज़ दिस वैल्यू, दैट इन्फिनिट थिंग हैज़ दिस फाइनाइट वैल्यू, कि कोई भी डिस्टेंस हो, एक टर्म होनी चाहिए, आफ्टर दैट ऑल ऑफ द टर्म्स शुड बी विद इन एप्सिलॉन डिस्टेंस। एंड हम इसे थोड़ा ज्योमेट्रिकली भी फ्रेज कर सकते हैं। अब यहाँ पे एक नेचुरल जो ज्योमेट्रिक इसका फ्रेमवर्क होगा, अब ये देखें कि हम ये रिक्वायरमेंट हमारी होती है कि सीक्वेंस की तमाम टर्म्स 1 से एप्सिलॉन डिस्टेंस पे होनी चाहिए, एवेंचुअली आ जानी चाहिए। तो हम एसेंशली हम ये कर सकते हैं, तो वो पहले हम देखते हैं कि कौन सी ऐसी तमाम टर्म्स हैं जो कि 1 से एप्सिलॉन डिस्टेंस पे होते हैं। तो वो अगर हम यहाँ पे नंबर लाइन को एक्सटेंड करें, तो जैसे अब 0.1 का मैंने पहले कहा था, तो 1 से 0.1 डिस्टेंस पे क्या होते हैं, दैट्स द इंटरवल 0.9 to 1.1। तो मैं अब ज्योमेट्रिकली यानी हम ये कह सकते हैं कि अगर वो सीक्वेंस की तमाम टर्म्स इस इंटरवल के अंदर कैप्चर हो जाए, देन वी से दैट कन्वर्जेस। और
यहाँ पे स्ट्रॉन्ग कंडीशन ये है कि द इंटरवल कैन बी ऑफ एनी साइज व्हाटसोएवर, जितना मर्जी मैं इसको स्मॉल करता जाऊँ, ऑल ऑफ द टर्म्स शुड इवेंचुअली फॉल इन. सो इन सम सेंस इसको आप एक नेचुरल नेम आप दे सकते हैं कि उस टर्म्स के जो हमारा सीक्वेंस है उसकी जो टेल है, टेल इस सेंस में कि वो एक टाइम के बाद उसका लास्ट पार्ट सिर्फ जो है वो इंटायरली हमारे इंटरवल के अंदर कैप्चर होना चाहिए. एंड नाउ हम अब इसी चीज़ को थोड़ा जनरल सेटिंग में देखना चाहते हैं कि चलें हमने अब एक लिमिट देख ली है, क्या हम यही नोशन किसी और चीज़ पे अप्लाई कर सकते हैं कि क्या हम और कह सकते हैं कि ये इन्फिनिट सेट ऑफ समथिंग है और एक ऑर्डर्ड इन्फिनिट सेट ऑफ समथिंग है, क्या ये किसी को अप्रोच करता है कोई और वहाँ पे ऑब्जेक्ट, यहाँ पे रियल नंबर से क्या हम कुछ और ऑब्जेक्ट ले सकते हैं? तो द आंसर इज़ यस. और हम ये उस पर नेचुरल जनरलाइजेशन करते हैं इसके. ये रिमूव करता हूँ. सो नेक्स्ट हम जिस ऑब्जेक्ट की बात कर रहे हैं वो होगा R2. सो दैट्स जस्ट द प्लेन. अब हम यहाँ पे बात करना चाह रहे हैं कि इसमें क्या इज देयर अ सेंस इन विच यू कैन से दैट अ बंच ऑफ पॉइंट्स इन द प्लेन, सो दिस इज अप्रोचिंग समथिंग. क्या हम कुछ कह सकते हैं कि ये अगेन ये इन्फिनिट है बट सिंस आई कैन ओनली ड्रॉ फाइनली मेनी टर्म्स, तो क्या ये किसी इसको अप्रोच करना, अब इसकी भी मैं डेफिनेशन बनाना चाहता हूँ. एंड ऑल्सो जो हिस्ट्री के फैंस हैं दे शुड ऑल्सो नो दैट द फर्स्ट गाय हु एक्चुअली गेव दिस डेफिनेशन, ये जो अभी हमने काफ़ी एब्स्ट्रैक्ट डेफिनेशन देखी थी, दिस वाज एक्चुअली Weierstrass, yes, he was the first modern mathematical language में कह सकते हैं Weierstrass, बट एक्चुअली उससे पहले भी आया था. बोल्जानो ने एक्चुअली दी थी 1816 में, बट उसका जो वर्क है वो काफ़ी मैथमेटिशियंस उसे जानते नहीं थे, तो इस वजह से वो पॉपुलर नहीं हो सकते. बट उसने पहले दी थी और Weierstrass ने एक्चुअली 1870s में दोबारा उसको दी थी. बट इससे भी पहले लाइक उसने लॉजिकल टर्म्स में तो एटलीस्ट नहीं लिखी थी, बट उससे पहले जो है कि टेगुआर डे सेंट विंसेंट ने सबसे पहले लिख दी थी एटलीस्ट इन इंग्लिश. तो और उसने लाइक उसका ये कोट है, वो लिमिट को टर्मिनस कहता था, द टर्मिनस ऑफ अ प्रोग्रेशन इज द एंड ऑफ द सीरीज विच नन प्रोग्रेशन कैन रीच इवन नॉट इफ शी इज कंटिन्यूड इन इन्फिनिटी बट विच शी कैन अप्रोच नियरर देन अ गिवन सेगमेंट. तो एग्जैक्टली जो आइडिया है वो उसने बोल दिया था. श्योर द मैथमेटिकल लॉजिक उस टाइम कॉमन नहीं था, सो एट दैट टाइम नोबडी एक्चुअली फेस्ड इट. तो उसके यू कैन सी कि ये 1647 है एंड दैट्स लाइक 2 centuries बाद जो है प्रॉपरली किसी ने लॉजिकल फ्रेमवर्क में बताया. एंड इससे पहले लाइक इवन फेमस मैथमेटिशियंस लाइक ऑयलर वो काफ़ी सीरीज़ को सम अप कर देते थे और दे स्टॉप्ड व्हेनेवर दे वांटेड टू, और जो उन्हें एक नेचुरल उसका मीनिंग लगता था दे स्क्राइब दैट. बट इस पे लाग्रांज ने अपनी एक बुक थी उस पर उसने मेंशन किया था कि लाइक इसकी वजह से कैलकुलस काफ़ी पीछे जा रहा है, लाइक इसमें इतनी एडवांसमेंट्स नहीं आ रही क्योंकि हमने उसे एक रिगरस फ्रेमवर्क के अंदर नहीं रखा. और यू कैन आर्ग्यू बोथ वेज क्योंकि न्यूटन ने काफ़ी कुछ कर लिया था इवन विदाउट रिगर, बट स्टिल लाइक एटलीस्ट इन मैथमेटिक्स हमें रिगर काफ़ी इंपॉर्टेंट है. एनीवे वापस हम आ जाते हैं R2 में. सो यही डेफिनेशन जो हम कह रहे हैं, अब नाउ हम उसको ट्रांसलेट करना चाहते हैं ऑन R2 दिस ऑब्जेक्ट. तो हम इंग्लिश में वी कैन एग्जैक्टली सेम अप्लाई हो रहा है. हम देख सकते हैं कि कोई भी अगर मैं कह रहा हूँ, अगर मैं क्लेम कर रहा हूँ कि ये सीक्वेंस जो है L को अप्रोच कर रहा है, तो मेरी मुराद ये है कि जो मर्जी मैं डिस्टेंस ले लूँ देयर शुड बी सम टर्म कि उसके बाद तमाम टर्म्स इस L से एक सर्टेन डिस्टेंस पे और उस डिस्टेंस पे आ जाएंगी, उसके अंदर आ जाएंगी. तो अगर यहाँ पे वही अब ज्योमेट्रिकली अगर मैं इसे बताना चाहूँ तो कैन एनीवन गेस कि लाइक यहाँ पे इंटरवल्स के बजाय क्या आएगा? सर्कल्स. एग्जैक्टली. सो यहाँ पे हम वो देखना चाह रहे हैं कि L पे एक सर्टेन डिस्टेंस की कितने क्या चीज़ आएगी. तो दैट्स अगर आप सर्कम एक जस्ट टेक सम सर्कम्फरेंस एंड यू कैन सी दैट दैट्स एग्जैक्टली
a circle. तो हम ये हम ये कहेंगे so that we say that sequence converges if its tail is entirely captured inside a disk without the boundary, that is. So ये थोड़ा इस तरह करना चाहिए. But अगर ये possible then and we can और अगर हम थोड़ा full definition लिखना चाहें then we can do that. For all epsilon greater than 0, कोई भी distance हम ले लें, sorry for saying epsilon, कोई भी distance हम ले लें, एक term होनी चाहिए and not such that उसके बाद जो तमाम terms हैं they should be. अब यहाँ पे distance हमने यूज़ करना है, लेकिन distance अब R2 में distance का फॉर्मूला क्या होता है? It's precisely the Euclidean formula, that is x1 x2 अगर ये दो पॉइंट्स हैं and y1 y2 then it's precisely square root of y1 कहता हूँ like this for x2 y2 anyway x1 minus x2 square plus y1 minus y2 square. So instead कि हम ये पूरा लिखें बार बार, we'll just call this d. तो the distance between और हम ये exactly notation use कर रहे हैं d, the distance between हमारे sequence. और again ये जो है हर term जो है it's actually 2 points, like 2 numbers but in a bracket or like ordered pair formally at least कहते हैं हम, and the distance of x and the number we claim is the limit should be within that epsilon distance. And अब यही चीज़ हम बात कर सकते हैं d. Oh, sorry, yeah, thank you. Yeah. Yes. So this is going to be the definition. अब यही चीज़ हम अब और भी जनरलाइज कर सकते हैं किसी भी RN में. अब हमारे पास एक इस एब्स्ट्रैक्ट सी डेफिनेशन का एक सिंपल से ज्योमेट्रिकल टर्म है जो कि अब R3 में आपको बताएगा. For R2 उसके लिए हम like in pure English what would it be? We say that a bunch of points in R3 converge to the limit L अगर who's gonna go there? हाँ अगर एक open हाँ yes अगर एक इसको open ball कहेंगे because of this less than sign or and it's an interesting problem why वैसे less than is actually not important, less than equal भी हो तो it's not problematic but ये convention है. Yeah so हाँ तो यहाँ पे ये होगा कि हम कहते हैं कि एक sequence converge करेगा if all if the tail of the tail of the sequence lies a tail of the sequence lies in an open ball about the center L. So some tail, so that just means कि कोई ऐसा नॉट है जो eventually इसके अंदर कैप्चर हो जाता है. And the same thing this applies to Rn और हमें एक entirely एक geometric picture मिल गया of this definition. Now next हम जो है we're gonna go for intuition definition. Yeah. अब first एक नेचुरल क्वेश्चन आता है कि हमने वैसे डेफिनेशन तो दे दी है बट क्या ये डेफिनेशन हमारी इंट्यूशन से मैच करती है या नहीं करती, क्योंकि हमारे जो लिमिट का नोशन था दैट्स इन आवर ब्रेन बट देयर इज़ नो रीज़न कि जो हमने डेफिनेशन फॉर्मल मैथमेटिकल डेफिनेशन दी है वो एग्जैक्टली वही रूल्स फॉलो करे. बट इफ़ इट डज दैट्स गुड, इसका मतलब है कि हमने एक अच्छी डेफिनेशन बनाई है. सो फिर सेंस भी बनता है कि वाई वी शुड हैव दिस एग्जैक्टली थिंग. कि इसके अलावा भी किसी सेंस में हम कह सकते थे कि वाई हम यही क्यों R2 में एटलीस्ट वाई हमने यही क्यों नंबर्स ले रहे हैं. लाइक हम कुछ और सा कॉम्प्लिकेटेड सा फंक्शन भी तो कह सकते थे. लाइक दिस इज़ ये डिस्टेंस का फंक्शन है बट टेक्निकली क्या वो डेफिनेशन भी किसी सेंस में यूज़फुल नहीं है. तो अगर है तो क्या कोई हमारी इंट्यूटिव प्रॉपर्टीज़ फॉलो करती है वो, अगर हम कोई और दे भी दें. Like instead of square root of this, we could say log of sine of something of function of all these points. So what's so special about this?
क्या हमारी एक इंटरेस्टिंग चीज़ है जो ये कर रहे हैं. सो वो हम अगर हम देखें तो वन सच फीचर कुड बी लाइक हम ये चाहते हैं कि कोई भी एक कांस्टेंट सीक्वेंस हो. सो इससे मुराद है कि लाइक अगर ऑल द टर्म्स आर जस्ट द सेम नंबर, देन नेचुरली हम चाहते हैं कि जो भी हमारी डेफिनेशन है इट शुड हैव जो लिमिट जो वैल्यू इसको एस्क्राइब करती है इस इन्फिनिट ऑर्डर्ड थिंग को, इट शुड बी प्रिसाइसली दैट नंबर. दैट्स वन फीचर वी वांट. और वो हम इजीली देख सकते हैं इस सेंस में कि अगर वो अगर कांस्टेंट सीक्वेंस है और एल भी वही है तो इस ज़ीरो एंड एग्जैक्टली ट्रिवियल केस आ जाता है कि क्योंकि एक्स एन और एल का डिस्टेंस ही हमें ज़ीरो है क्योंकि कांस्टेंट है और एल भी सेम है, द सेम नंबर्स हैव ज़ीरो डिस्टेंस. तो एग्जैक्टली वही चीज़ आ जाती है जो हमने क्लेम की है. सो देयर इज़ नथिंग टू चेक इट देयर. बट एक इंटरेस्टिंग प्रॉपर्टी जो है दैट्स लाइक लाइज एट इट्स द मोस्ट फंडामेंटल प्रॉपर्टी जो हम प्रिजर्व कर रहे हैं इन दिस जनरलाइजेशन, जो कि हमने लाइक नोटिस भी नहीं किया कि हम दैट वी वांटेड टू प्रिजर्व इट because we didn't we were like lost in the geometry. So अब वो हम देखते हैं like one key property would be that हम चाहते हैं कि जो भी हम वैल्यू प्रिस्क्राइब करें वो यूनिक हो, राइट. कि इट डजेंट मेक सेंस टू कॉल कि 1 + 1/2 + 1/4 एंड ऑल दैट ज्योमेट्रिक जो से सीरीज भी कहते हैं, अगर उसकी वैल्यू मैं दो पॉसिबल वैल्यूज़ नहीं देना चाहता उससे. तो क्या हमारी ये डेफिनेशन डज इट अलाउ दैट? तो हम पहले देखते हैं जस्ट इन द केस ऑफ आर. सो जस्ट इन द केस ऑफ आर हमारी जो डेफिनेशन थी, अगेन फॉर एनी डिस्टेंस देयर एग्जिस्ट एन नॉट फॉर ऑल एन ग्रेटर देन इक्वल टू एन नॉट x10 minus l is within epsilon. तो यहाँ पे मैं बस आपको प्रूफ बताता हूँ, बट you'll notice कि कुछ ऐसे इंग्रेडिएंट्स हैं which are critical for the proof. हम क्लेम करते हैं then this is and this is a famous like एक natural proof है, proof by contradiction. और ये and for those who are more interested in tidbits, जो मैंने जीनो की बात की थी शुरू में, ही इज़ एक्चुअली वन ऑफ द फर्स्ट पीपल, एटलीस्ट डॉक्यूमेंटेड पीपल, जिसने प्रूफ बाई कॉन्ट्रडिक्शन किया था. तो जैसे जो सबसे पहले हमने बात की थी कि एज्यूम्ड कि रियलिटी इज़ इन्फिनिटली डिविजिबल, राइट. और उससे उसने कॉन्ट्रडिक्शन बनाई थी. इफ दैट्स द केस देन नथिंग, नो मोशन शुड बी पॉसिबल. सो हम एग्जैक्टली उस टाइप की एक प्रूफ देंगे जिससे हम शो करेंगे दैट दिस डेफिनेशन ये जो है ये यूनिकनेस, इट डज अलाउ यूनिकनेस. सो सपोज कि एक सीक्वेंस जो है उसके लिए ये भी बात ट्रू है कि वो एल के लिए भी सेटिस्फाई कर रहा है और वो आर्बिट्रेरी क्लोजर हो जाती हैं उसकी टर्म्स, सीक्वेंस की टर्म्स टू एल प्राइम एज वेल. इफ दैट्स द केस एक नेचुरल चीज़ होगी कि हम स्टडी करें द डिस्टेंस बिटवीन द टू टर्म्स जो कि हम कह रहे हैं कि दैट इट अप्रोचेस. सो एल, द डिस्टेंस बिटवीन एल एंड एल प्राइम, राइट. अब नोटिस करें कि लाइक वी कैन से L minus L prime में हम x10 we can also add and subtract this thing, and now we've got minus L prime, right. x10 plus L and minus हाँ minus ये थोड़ी सी मिस्टेक शायद हो गई हो. x10 minus L हाँ या और यहाँ पे एल प्राइम या. सो ये हाँ. अब यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग प्रॉपर्टी है जो ट्रू है एब्सोल्यूट वैल्यू के लिए, वो ये है, इसको कहते हैं ट्रायंगल इनइक्वालिटी. अब वो इंटरेस्टिंग बात ये कहती है कि ये जो ये सम ऑफ दीज थिंग्स या सब्ट्रैक्शन ऑफ दीज थिंग्स, दिस इज प्रिसाइसली लेस देन इक्वल टू द डिस्टेंस ऑफ x10 विद L plus the distance of x10 with L prime. अब क्यों अब यह थोड़ी सी पार्ट में स्किप किया था. अब सपोज कि जो हमारे क्लेम ये था कि दोनों ये सेटिस्फाई कर रहे हैं. तो एक तो ये कि कोई भी अगर मैं डिस्टेंस पिक कर लूँ, सपोज कि मैं डिस्टेंस बाय हाफ पिक कर लेता हूँ, सम डिस्टेंस सम नंबर, और उसका हाफ पिक कर लेता हूँ. देयर शुड बी सम टर्म, एक टर्म होनी चाहिए कि जो सीक्वेंस है लाइक से कि वो जो टर्म आती है, फिफ्थ टर्म आती है, उसके बाद तमाम जो टर्म सीक्वेंस की दे लाई विद इन दैट, राइट.
और सिमिलरली एल प्राइम के लिए भी क्योंकि ये बात ट्रू है, तो उसके लिए भी कोई एक ऐसा एन नॉट होना चाहिए, कोई ऐसा एक टर्म होनी चाहिए जिसके बाद है। तो अगर ये बात दोनों बातें ट्रू हैं तो हम एक दोनों बातों को क्योंकि ट्रू होना चाहते हैं, तो हम दोनों हम वो वाली टर्म स्टडी करते हैं जो इनके मैक्सिमम के बाद आती है। कि अगर सपोज कि पहली की बात फिफ्थ टर्म के लिए ट्रू एंड सेकंड इज फॉर टेंथ टर्म, तो हम टेंथ टर्म के बाद जो है वो सारी टर्म्स जो हैं एन को स्टडी करते हैं। तो उसके लिए इट विल बी ट्रू कि ये जो चीज़ है इज लेस देन डिस्टेंस बाय 2 एंड इज लेस देन डिस्टेंस बाय 2। तो ये दिस टोटल थिंग विल बी लेस देन डिस्टेंस। अब तो इससे ये बात आ रही है कि L माइनस एल प्राइम इज लेस देन डिस्टेंस। नाउ ये नोटिस करें कि दिस अकॉर्डिंग टू अस हमने डिस्टेंस पे कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं रखी। वी सेट कि जो मर्जी डिस्टेंस हो जाए, एनी पॉजिटिव नंबर व्हाटसोएवर। तो कोई भी दो नंबर्स हैं और उनका डिस्टेंस जो है इज लेस देन एनी पॉजिटिव नंबर व्हाटसोएवर। अब ये फॉर्मली आप प्रूव कर सकते हैं, इट्स ऑल्सो अ प्रूफ बाय कॉन्ट्रडिक्शन, दैट इफ दिस इज ट्रू देन विद इन रियल नंबर्स देन इट मस्ट बी कि L माइनस एल प्राइम इज इक्वल टू 0. So this implies that L is equal to L prime. So this is like a contradiction that we assume they were different and they are the same. So इससे मतलब है कि like that there is uniqueness within our system. But this is the interesting part of which is after the proof. हम ये देखते हैं कि इसमें क्या क्या important चीज़ें थी जिसकी वजह से हम ये proof कर पाए थे. And one of those things एक one of those things was हाँ एक ये चीज़ नोटिस कर सकते हैं, हमने ये क्लेम क्यों किया कि ज़ीरो ही हो सकता है. Well, one thing was that this thing अब ये लेफ़्ट पे बाउंडेड थी. लेफ़्ट पे जो है एक एब्सोल्यूट वैल्यू एक पॉजिटिव नंबर है, डिस्टेंस एक पॉजिटिव नंबर है, तो ज़ीरो से कम तो हो नहीं सकता था. दैट्स वन क्रिटिकल फीचर जो इसमें था हमारी डेफिनेशन में कि हमने एब्सोल्यूट वैल्यू यूज़ की थी. दैट्स वन थिंग. इसके अलावा हम क्या इस तरह ढूंढ सकते हैं? Triangle inequality naturally, right? So this is another important part. Distance positive, triangle inequality. Is there any other one? I think not, right? So these are the two important things that we need. And yeah, the natural thing is it not really required, but we do want the distance should be symmetric, at least, I guess. Like, yeah, I mean, at least in all our definitions, the distance, the whole distance is unique, or yeah, though that's one thing I'll think about later. But anyway, yeah, right. So ये important चीज़ें थी जो हमने distance इसमें मतलब पहले सीक्वेंस के साथ लिए दूसरे सीक्वेंस yes हाँ. जो डिस्टेंस हमने कहा है ये हमने पहले सीक्वेंस का डिस्टेंस हमने कंसिडर कर रहे हैं, दूसरे सीक्वेंस का कंसिडर कर रहे हैं. हाँ. क्या है ये डिस्टेंस है? कहाँ पे? सॉरी, ये वाला जो डिस्टेंस है, डिस्टेंस जो आपने लिखा है. हाँ हाँ. अच्छा, हमने सॉरी फॉर रिमूविंग दिस. हमने ये कहा था ना कि जो मर्जी हम जो मर्जी इनिशियल नंबर पिक कर लें, हम उसे कुछ भी नाम दे देते हैं, एनीथिंग लाइक रेड और समथिंग. तो हमने ये कहा था कि जो मर्जी हम डिस्टेंस जो मर्जी हम नंबर पिक कर लें, पॉजिटिव नंबर कोई भी रेड पे जैसे पिक कर लें, तो इवेंचुअली जो सीक्वेंस की टर्म्स हैं आफ्टर सम नंबर, अब जैसे हो सकता है कि नंबर 5 हो, फिफ्थ नंबर के बाद सीक्वेंस की तमाम टर्म्स का L के साथ लाइक एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ डिफरेंस जो होगी, इट विल बी लेस देन दैट रेड नंबर. सपोज कि जैसे वो 0.5 है और समथिंग, राइट. तो ये हम कह रहे थे. तो अब प्रिसाइजली अब जैसे xn माइनस एल, हमारे पास एग्जैक्टली ये था कि xn माइनस एल प्राइम और xn माइनस एल प्राइम, राइट, ये था. अब हमने कहा था कि दोनों बातें ट्रू हैं, कि वो L को भी अप्रोच करता है और L प्राइम को भी अप्रोच करता है. तो अगर हम कोई भी नंबर पिक कर लें, जैसे रेड बाई 2 पिक कर लें, जो भी नंबर है उसका हाफ पिक कर लें, तो एक ऐसी टर्म होनी चाहिए कि आफ्टर सम, जैसे नंबर 5 है उसके तमाम टर्म्स आफ्टर 5 वो जो है वो उनकी डिफरेंस विद L, उसकी एब्सोल्यूट वैल्यू, इट शुड बी लेस देन
जो भी हमने नंबर हमारी चॉइस है, हमारी क्लेम ये था कि दिस इज़ और है काफ़ी स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट है, बट फिर भी वी डिड अज्यूम कि दिस इज़ ट्रू। तो रेड बाई 2 ये लेस है, बट हमने ये भी तो क्लेम किया था कि जो मर्जी डिस्टेंस पिक कर लें, जो तो हम दूसरे वो एल प्राइम से आर्बिट्रेरीली लाइक उस डिस्टेंस पे हो जाएगी एल प्राइम से भी। तो अगर वो भी ट्रू है तो ज़रूरी तो नहीं है कि वो सेम चीज़ के लिए ट्रू हो। एटलीस्ट हमने ये कहीं भी कहा नहीं था कि ये हो, तो इसलिए हम इस कोई ऐसी भी टर्म होगी जिसके बाद तमाम सीक्वेंस की टर्म्स एल प्राइम से भी उस डिस्टेंस में है जो हमारी मर्जी का है। और यहाँ पे हमने हमारी मर्जी जो ली है दोनों केसेस में, जो भी हमारा रेड बाई 2 नंबर है वो लिया है। एंड नथिंग स्पेशल अबाउट रेड बाई 2, यू कुड ऑल्सो टेक 2 रेड, वो इम्पॉर्टेंट नहीं है, बट इट्स जस्ट फॉर मेकिंग द प्रूफ नीट। लेकिन उससे ये है क्या, तो इस वजह अब क्योंकि हम ये दोनों बातें ट्रू होना चाहते हैं, अगर दोनों बातें ट्रू नहीं है देन वी कैंट से कि दिस होल थिंग इज़ लेस देन दैट। तो इन दोनों बातों को क्योंकि हम चाहते हैं कि ये सही हो, तो इस वजह से हमने एन ली है ग्रेटर देन बोथ ऑफ दोज थिंग। जो भी इस केस में जैसे 5 है, इस केस में जैसे 10 है, तो हम वो सिर्फ वो वाली टर्म्स कंसिडर कर रहे हैं जो कि आफ्टर दैट हैं। सो इसलिए ये चीज़ for those n greater than specifically I'm saying it that take n to be the maximum of the first n naught and the second n naught, then अगर हम सिर्फ वो वाली टर्म्स कंसिडर करें then it's true that this should be less than that। तो ये वाली चीज़ रेड बाई 2 से लेस है, और ये वाली चीज़ जो है it's less than रेड बाई 2, so it's follows कि उनका सम जो है it should be less than the sum। अच्छा, मतलब रेड बाई 2 या हाँ इक्वल टू रेड। बट अगर हम चाहें तो लाइक वी कैन आल्सो से 2 टाइम्स डिस्टेंस, बट ये बात ट्रू है और इसको कुछ और नाम दे दें तो ये बस। हाँ, लेकिन मज़े की बात ये है कि हम अब एंड में जो चीज़ आ रही है उस पर एंड की डिपेंडेंस नहीं है। ये एक सिंगल लाइक दिस इज जस्ट सिंगल कांस्टेंट थिंग, और हम ये कह रहे हैं कि कांस्टेंट थिंग जो भी है इट्स लेस देन एनी लाइक रेड एट ऑल। जो मर्जी, आपने रेड स्पेसिफाई तो नहीं किया, आपने कहा कि जो मर्जी हो इट्स ट्रू फॉर ऑल ऑफ देम। तो अगर उन सब के लिए ट्रू है then it must be कि क्योंकि एब्सोल्यूट और साथ ही ये क्योंकि एक पॉजिटिव चीज़ है तो it must be that it's zero। so क्या हम आगे मूव ऑन करें। okay, see। और इसका भी फॉर्मल प्रूफ आप कर सकते हैं, लाइक और कोई भी एनालिसिस वो कोई करना भी दे और बाद में भी डिस्कस कर सकते हैं अगर लाइक फ्यू लाइक। हाँ, इसको ना ज्योमेट्रिकली भी करके अगर आप बता दो ना तो ज़्यादा अच्छी समझ आएगी। हाँ सही। डायग्राम बना के ना कि एक पॉइंट है, उसके लिए सर्कल है, उसका रेडियस रेड बाई 2 है और अंदर उनका डिस्टेंस आ रहा है, एक का थोड़ा आगे चला जाता है, एक का बिल्कुल बाउंड्री पे आता है, और फिर उनका जो डिफरेंस, उनका जो सम है वो फिर जो है ना वो रेड से लेस हो जाएगा उनका सम, क्योंकि देखो 2 रेडियस में ला के रेड बनते हैं, लेकिन एक पूरा रेडियस और एक थोड़ा कम रेडियस है। आगे समझ, तो वो फिर लेस देन रेड होगा। हाँ, लेट्स डू दैट, लाइक इसके लिए सर्कल बना दो, एल प्राइम है, रेड है, उसका रेडियस रेड है, ठीक है। तो हम ये कह रहे हैं कि हाँ, और 2 पाथ्स आ रहे हैं, एक पाथ पूरा रेडियस के बराबर है और एक पाथ रेडियस से थोड़ा सा कम है। हाँ ठीक है, चलें ये ले लेते हैं रेड बाई 2 लाइक सेम ले रहे हैं। और ज्योमेट्रिकली फिर आगे क्या आ जाता है, क्या इट्स नॉट एंटायरली ऑब्वियस, बट ये कि हाँ हमारे क्योंकि इनके दरम्यान जो डिस्टेंस है क्या, हाँ थोड़ा बड़ा बनाता हूँ। सपोज कि इसकी लिमिट एल है और इसकी लिमिट एल प्राइम भी है, तो अगर एल प्राइम है तो इसका मतलब है कि साथ ही कि वो सीक्वेंस की तमाम टर्म्स जो हैं इस रेडियस में भी आ रही हैं और इसमें भी आ रही हैं, दोनों सेम सर्कल नहीं है। बट अगर ये वैसे इंट्यूटिवली तो काइंड ऑफ मेक सेंस कि हम ज्योमेट्रिकली वैसे अगर देखें तो इंट्यूटिवली मेक सेंस कि अगर 2 डिफरेंट पॉइंट्स हैं तो हम उन्हें सेपरेट तो कर सकते हैं सर्कल्स के साथ। तो इट्स नॉट पॉसिबल कि जो टेल ऑफ द सीक्वेंस है वो एग्जैक्टली उसमें भी फॉल करे और इसमें भी करे, राइट। तो हम लाइक जितना हम और ज़्यादा छोटा कर सकते हैं जितना हम चाहें, तो इवेंचुअली तो ये 2 पॉइंट्स सेपरेट ही हैं। स्पेसिफिकली हम ये ले सकते हैं इनका डिस्टेंस बाय हाफ, एग्जैक्टली जो इनके दरमियान डिस्टेंस है उसका हाफ ले लें, तो दैट्स ट्रू। और हाँ, वैसे इस केस में ये भी कर सकते हैं कि इफ़ यू वांटेड वी कुड से कि एल माइनस एल प्राइम, अगर हम चाहें तो इंस्टेड के हम रेड ले लें
वी कुड ऑल्सो से कि जो इनिशियल नंबर हम पिक करें वो कुड एक एग्जैक्ट पिक कर लेते हैं। हाँ दो ये पॉइंट्स है ना, हाँ एल और एल प्राइम है, दोनों के इर्द गिर्द एक सर्कल है जिसका रेडियस है रेड बाय टू, ठीक है। बस ये मतलब यहाँ उसको हमने अप्रोच करना है। फिर हमारे सीक्वेंस आ रहा है और वो एक दोनों का एक खास एन है जिसके बाद वो उस सर्कल के अंदर एंटर हो जाता है, वो जो सीक्वेंस आ रही है वो लाइन आ रही है। सही लेकिन हमने उसमें से ग्रेटर वाला एन लेना है ताकि दोनों इंक्लूड हो जाए। हमने ये किया था ना, ये बेसिक लॉजिक थी। तो क्योंकि हमने ग्रेटर वाला एन एज्यूम किया तो इसका मतलब है कि एक जो लाइन है वो तो पूरा रेडियस के बराबर होगी, आर बाई टू के बराबर होगी, लेकिन जो दूसरी लाइन है वो थोड़ी सी और अंदर जा चुकी होगी क्योंकि वो अच्छा ग्रेटर एन पे शुरू हुई थी। तो इसका मतलब है कि दूसरी जो लाइन है वो थोड़ी छोटी है, पहली लाइन पूरे आर बाई टू के बराबर है, तो आर बाई टू है प्लस समथिंग लेस देन आर बाई टू विच मीन्स दैट देयर सम इज लेस देन आर। सही। ये ज्योमेट्रिकली इसका बनता है। और दूसरा जो मैं बात कर रहे थे जो एनालिटिकली, वो ये भी कि आप अगर आप चाहें तो स्पेसिफिकली रेड के बजाय आप एल माइनस एल प्राइम, ये भी तो एक कॉम्प्लिकेटेड सी रीजनिंग थी ना, ज्योमेट्रिकली बहुत आसानी से सब वो आ जाती है हाँ समझ। हम या एग्जैक्टली। और हम बट जो दूसरा मैं कह रहा था वो ये कि उसके बजाय आई गेस ये भी हो सकता था कि हम एल माइनस जो डिस्टेंस है उनका पहले था हम वही अगर ले लें तो सिंपल एक कॉन्ट्रडिक्शन ये भी आ जाती है कि एक नंबर जो है अपने आप से ही लेस है। तो दैट्स हाँ, तो वो आपका लाइक योर ज्योमेट्रिकल इज आल्सो इज ग्रेट और लाइक डेफिनेटली कॉम्प्लिकेटेड, ओवर कॉम्प्लिकेटेड डेफिनेटली या हाँ हाँ राइट हाँ तो यस व्हाट डिड वी लर्न, एक ये कि हमारा जो भी डिस्टेंस का फंक्शन होना चाहिए, हमने कुछ इंटरेस्टिंग बातें नोट्स की कि उसमें कुछ खसूसियात होनी चाहिए। एक तो ये कि जो डिस्टेंस है इट शुड बी अगर हम यही जस्ट क्विकली इफ यू जस्ट क्विकली डू द सेम प्रूफ विद डी सम फंक्शन जो भी विच टेक्स टू पॉइंट्स ऑफ हमारा जो भी सेट है, हम क्विकली वो भी ले सकते हैं। तो हमारे हम ये एक नेचुरल होगा कि हम कहें कि अगर कोई भी एक सेट है तो इस पर जो डिस्टेंस फंक्शन है उसकी खास बात ये होनी चाहिए, वन थिंग इज़ दैट इट्स आउटपुट शुड बी, अगर कोई भी दो उसके एलिमेंट्स हैं एक्स वाई में, इट डजेंट मीन कि वो रियल नंबर्स हैं। अगर कोई भी सेट है तो तो उनके दरमियान जो डिस्टेंस है, वन थिंग इज़ दैट इट शुड बी पॉजिटिव प्लस अगर ज़ीरो है तो एक्स इज इक्वल टू वाई है, ये हमें चाहिए थे प्रूफ के लिए। प्लस और अगर दूसरी बात क्या, ट्राइंगल इनइक्वालिटी, वो क्या है कि 3 पॉइंट्स हैं, अगर इस वजह से इसे ट्राइंगल भी कह रहे हैं तो दिस ये जो सम है ये ग्रेटर है देन दिस थिंग्स। तो ये चीज़ को अगर हम कैप्चर करना चाहें तो वी वांट टू से कि टी ऑफ एक्स जी एक्स सी लेस देन इक्वल टू डी एफ एक्स वाई, ये हमारा मिडिल कोई भी हो जाए, प्लस टी एफ वाई सी, एंड द अदर थिंग इज नेचुरली हमारा डिस्टेंस फंक्शन सिमेट्रिक होना चाहिए। अब ये नोटिस करें कि ये चीज़ें हैं, दिस इज़, इसको मैथमेटिशियंस नाम देते हैं समथिंग कॉल्ड अ मेट्रिक स्पेस। इस डिस्टेंस चीज़ को हम मेट्रिक कहते हैं। तो ये जो चीज़ है, अब हमारा ये दिस इज़ अ नेचुरल प्लेस कि कोई भी हमारा सेट हो और उस पर एक ऐसा अब डी जो है इट वाज जस्ट अ फंक्शन जो कि एक पॉजिटिव रियल नंबर रिटर्न करता है ऑफ एनी टू थिंग्स इन द स्पेस। अब हमारा सेट फंक्शंस का भी हो सकता था और सेट कुड बी ऑफ पॉइंट्स, सेट कुड बी ऑफ अल्फ़ाबेट्स, जो भी हो। अगर उसमें ये खसूसियात हैं देन वी कैन स्टडी लिमिट्स इन दैट सेट or talk about limits in that set. So और अगर quickly हम उसमें proof ही कर दें then we can easily see that this is true just for completeness. तो यही कि d of l comma l prime लें, then d of l comma l prime is less than equal to d of l comma x, then वही जो आपने कहा था maximum जो हम लेते हैं after that d of, और यहाँ पे वैसे देख सकते हैं कि सिमेट्री इज़ इम्पॉर्टेंट
वरना ट्राइंगल इनइक्वालिटी को भी काफ़ी डिफरेंट फॉर्म्स में देना पड़ेगा, क्योंकि डी एफ एक्स वाई है, वाई सी है, अब सिमेट्रिक है, तो इस वजह से हमें वी डोंट हैव टू स्टिपुलेट मैनी डिफरेंट ट्राइंगल इनइक्वालिटीज़. तो डी एफ एल एक्स एन एंड so yeah, L xn and L prime xn, or again n जो है maximum n का, and then we can say कि this thing is less than what d of L L prime by 2 plus d of L L prime by 2. So at the end we get the contradiction that d of L L prime, जो कि positive real number, is less than d of L L prime. So that's the contradiction. Okay. So yeah, we're done with that, and now the next part, which is open walls and geometric spaces. Right. Okay. So capturing so far. So at the end हम like up till this point हम ये देख सकते हैं कि like हमारी final definition जो है is that for all epsilon greater than 0 there exists n naught such that for all n naught से जो बड़े होंगे उसके बाद तमाम जो terms हैं उनका distance of xn with whatever number we said was the limit should be within that distance, right? और जहाँ और ये वैसे d क्या हो सकता है, मल्टीपल हो सकते हैं. एक वन एक फेमस जो चॉइस है इज द टैक्सी कैब डिस्टेंस. और टैक्सी कैब डिस्टेंस में ऐसा ये होता है कि लाइक इट ऑल्सो सेटिस्फाइज द ट्राइंगल इनइक्वालिटी, जो कि आप प्रूव कर सकते हैं. और एसेंशली पॉइंट यही है कि लाइक अगर आपके पास फॉर कंप्लीटनेस चलें ये वाला 0 पॉइंट ले लेते हैं और ये ले लेते हैं, देन हम जो डिस्टेंस है वैसे जो डिस्टेंस है हम इस चीज़ को मेजर कर रहे होते हैं. बट ये अब ये है कि सपोज कि इफ़ यू आर लिविंग इन अ वर्ल्ड विद ओनली वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल पाथ्स, एंड दिस इज़ प्रिसाइसली कि आपको जो डिस्टेंस होना चाहिए आप ये कह रहे हो कि इनके दरमियान जो है दिस एंड दिस. तो इस केस में हम कहना चाह रहे हैं कि जो इसका डिस्टेंस है फ्रॉम द ऑरिजिन, तो दैट्स जस्ट एब्सोल्यूट ऑफ एक्स प्लस एब्सोल्यूट ऑफ वाई. तो इस केस में जो हम जिसको हम ओपन बॉल कह रहे थे या ओपन डिस्क कह रहे थे, इट्स ऑल्सो चेंजेस. तो अगर आप प्लॉट करें देन यू कैन सी दैट इट एक्चुअली बिकम्स दिस डायमंड शेप थिंग. तो अगर हम ज्योमेट्रिकली हम कहना चाहें तो हम ये नहीं कहेंगे दे शुड इवेंचुअली लाई इन सम बॉल और डिस्क, वी शुड से दैट इट शुड इवेंचुअली लाई इन सम डायमंड थिंगी. और इन जनरल वैसे हम हर एक को ओपन बॉल ही कहते हैं. लाइक कोई भी मेट्रिक स्पेस हो तो इन जनरल हम जो भी चीज़ आई है वी कॉल दैट अ बॉल. एंड ये द L2 distance and L3 distance, whether there is some interesting thing about some L2 distance is those of you that are familiar with quantum mechanics know that like we also use that in Bond's rule. So और उसके बारे में एक स्पेशल बात भी है. इट वाज मेंशन इन आर्थर एक्कर्ट्स इंफॉर्मेशन थ्योरी एनालिसिस का कि हम प्रिसाइसली ऐसे एक सिस्टम चाहिए होता है जो कि जिसकी एवोल्यूशन में हम एक ऐसा जो क्वांटम सिस्टम है इट रिक्वायर्स कि उसकी एवोल्यूशन थ्रू आउट इस एवोल्यूशन इट शुड मेंटेन इट्स लाइक प्रोबेबिलिटी. अगर शुरू में वो एक लाइक इस द टोटल प्रोबेबिलिटी इज़ 1 देन इट शुड स्टे एज दैट. अब L2 में खास बात ये है कि लाइक दैट जो चीज़ें इसको प्रिजर्व करती हैं there are infinitely many of them, but in the other distances सिर्फ switching जो चीज़ है like सिर्फ वही एक ट्रांसफॉर्मेशन है जो कि like precisely उसे वो maintain रखती है उस total distance को. But in the other thing we have a whole unitary group जो कि उसको preserve करती है. So like L2 distance is pretty special. So ये हो गया. So far हम इस यहाँ तक पहुँचे हैं 2 metric spaces. But ऑलरेडी यहाँ पे जो हमने एक ज्योमेट्रिकल आइडिया बनाया एंड दिस इज़ उन्होंने जैसे शरिया ने कहा कि द प्रूफ
is more more natural geometrically or using the sets themselves than the जो हमने कही थी कि एक तमाम टर्म्स के बाद then mathematicians ने इसको उस सेंस में जनरलाइज किया कि maybe the distance function itself it isn't as important as the जो हमारे केस में ओपन बॉल्स आ रही हैं या सेट्स आ रहे हैं जो कि हम एसोसिएट कर रहे हैं हर एक पॉइंट के साथ maybe those are more important. Maybe the extra चीज़ है maybe it's kind of redundant और ये काफ़ी एक important चीज़ होती है find करना which things are redundant in your proof and which things aren't, because if you're able to do that then you get to things like categorical quantum mechanics, because in physics usually like अब जैसे we had this framework of quantum mechanics but there when we studied it thoroughly we found out कि जो math हमें चाहिए actually not that we use but जो actually चाहिए to make that all those things true they are actually less, or we could do with more general settings than the one we actually had. और वो काफ़ी that was quite revolutionary. So yeah, or even as mathematicians we'll like proofs that are what as less redundant or as more general as possible. और इससे इसको generalize करने से हमारे पास field of topology आई है, not historically of course but at least that's the one I would want, like that's the most general motivation for me at least जिससे topology आई है. So like if we generalize this so then we get some amazing concepts like compactness and connectedness. We can frame that हम इसके through ही distance के notion के through ही frame कर सकते हैं, but turns out कि we don't need the notion of a distance to define properties जो कि हम topological spaces में study करते हैं. उसके लिए हमें there is something else hidden, वो काफ़ी hidden है जो कि हम कर सकते हैं use कर सकते हैं to get to the same results. And उसकी एक मैं reason भी दूंगा eventually, but yeah. So far yeah अच्छा right इसको थोड़ा सा mold करते हैं in different terms. So let's call जो geometrical हमारा notion था हम ये कहते हैं we can also frame this definition जो हम जिस तरह words में बोल रहे थे कि for all epsilon greater than 0 एक term होनी चाहिए जिसके बाद तमाम जो terms हैं xn should lie within some set. और यहाँ पे वो set क्या है, वो set exactly वो points हैं that अब उसके लिए मैं यहाँ पे notation देख लें I am calling that b epsilon of x. तो यहाँ पे एक तो हर पॉइंट के साथ मैंने एसोसिएट किया हुआ है और ये कि यहाँ पे आई एम फ्री टू पिक एप्सिलॉन. तो जितना वो जिसने साइज का मैं उसके अराउंड इंटरवल बनाना चाहता हूँ देन आई एम एसेंशियली सेइंग दैट पी एप्सिलॉन ऑफ एक्स. तो देन यू कैन सी कि ये दिस इज़ द डेफिनेशन. और ये देखें एक सेंस में दिस इज़ इंटायरली सेट थ्योरेटिक. अब यहाँ पे कुछ ये नहीं है. अब क्वेश्चन ये है कि इन बी एप्सिलॉन में व्हाट इज़ सो special about दो बी एप्सिलॉन जो कि डिस्टेंस से आ रहे हैं. सो कुछ सो इफ वी try to understand or like see what's the solution here is that the general theme यहाँ पे हमारी ये है कि हम हर पॉइंट के साथ एक फैमिली ऑफ सेट्स एसोसिएट कर रहे हैं, ठीक है. और उनकी खास बात ये है कि हम जितना चाहें कोई भी हम हर पॉइंट के अराउंड एक ऐसा सेट बना सकते हैं जो कि जिसमें दूसरे का कोई पार्ट नहीं आता. और ये दिस इज एक्चुअली रियली इम्पोर्टेंट फॉर और प्रूफ ऑफ यूनिकनेस. ये जो स्ट्रक्चर है इसको हम टोपोलॉजिकल स्पेस तो नहीं कहते बट इज समथिंग स्पेसिफिक केस ऑफ टोपोलॉजिकल स्पेस. इसे कहते हैं एक होस्ट ऑफ टोपोलॉजिकल स्पेस. और इसकी खास बात यह है कि इट्स जनरल, इट्स द मोस्ट जनरल थिंग विच इज़ जो हमें अलाउ करती है टू टॉक अबाउट यूनिक लिमिट्स.
so any notion of a limit which also captures uniqueness. So this is something called host of topological space. Again, I'm not getting too much into details, but फिर भी मेन आइडिया ये है कि अगर हम कोई भी हमारे पास सेट है और हम हर पॉइंट के साथ ऐसे सेट्स एसोसिएट करें सच दैट कि कोई भी दो पॉइंट्स हों मैं उनको सेपरेट कर सकता हूँ विद दैट जो भी मैंने फैमिली एसोसिएट किए विद हर सेट. इफ़ आई एम एबल टू सेपरेट दैम, तो हम प्रूफ भी कर सकते हैं इजीली. हमारा क्लेम क्या था कि अगर हम इंटायरली इन दिस करें कि कोई भी सीक्वेंस हो इट शुड कम, हाँ कहते हैं एल और एल प्राइम है. तो अगर एक सीक्वेंस इंटायरली लाइक इसमें आ रहा है, इस ओपन सेट में आ रहा है, बोल खोलो नहीं बस बोलो. ओके अच्छा, हमने ये क्लेम किया था कि कोई भी सपोज कि वो इसको भी कन्वर्ट करे इसको भी कन्वर्ट करे, दैट मीन्स कि इवेंचुअली ऑल द टर्म्स ऑफ द सीक्वेंस लाई विद इन दिस और दे ऑल्सो लाई विद इन दिस. तो हम वो मैक्सिमम वाली टर्म ले रहे हैं, तो अगर वो इसमें भी लाई कर रहे हैं और इसमें भी लाई कर रहे हैं, प्लस हमने क्लेम किया था कि वो दोनों डिसजॉइंट हैं. होस्ट ऑफ टॉपोलॉजिकल स्पेस की हमने डेफिनेशन ही दी ऐसी दी थी कि हम हर पॉइंट के साथ ऐसे सेट्स एसोसिएट करें कि उनकी हाथ बात सेट्स की ये होनी चाहिए कि देयर शुड बी सम पैरामीटर या ऐसी कोई चीज़ होनी चाहिए जिसको कंट्रोल कर सकें. लाइक हर पॉइंट के साथ एक डिसजॉइंट नेबरहुड्स होने चाहिए. तो अगर वो हम कह रहे हैं तो हम ये भी कह रहे हैं कि वो सीक्वेंस की टर्म्स इंटायरली एक सेट में फॉल कर रही है और साथ ही दूसरे में भी फॉल कर रही हैं और हैं भी वो डिसजॉइंट, एंड दैट्स अ कॉन्ट्रडिक्शन. सो इट मस्ट बी दैट द लिमिट इज यूनिक, दैट एल इज इक्वल टू एल प्राइम. सो दिस प्रिसाइसली उन्हें ये देखा तो शरीर वाज लाइक ऑन टू एग्जैक्टली द डिस्कवरी ऑफ टॉपोलॉजिकल स्पेस कि क्या हमें चाहिए ज्योमेट्रिकली. सो इट्स नॉट सॉरी एग्जैक्टली हमारा ये था कि द ज्योमेट्रिकल थिंग जो हमने नोटिस की थी, it isn't a coincidence, it is the real deal, it is the real mathematics, it is the thing that's what we call topology. जो इतनी abstract है, it's not that abstract, it has the visual what meaning. और वो exactly ये है कि हम हर point के साथ कुछ सेट्स एसोसिएट कर रहे हैं, फैमिली ऑफ सेट्स एसोसिएट कर रहे हैं जिनको हम नेबरहुड्स कहते हैं. सो और अगर उनमें ये खास बात हो तो हम उसे होस्ट ऑफ टॉपोलॉजिकल स्पेस कहते हैं. बट अगर ये हम रिस्ट्रिक्शन ना रखें, देयर इज स्टिल सम रिस्ट्रिक्शन. हम तो वैसे तो सिर्फ ये जो चीज़ है ना, एंड आई एम बीइंग अ बिट मोर पेडेंटिक हियर, अगर सिर्फ ये चीज़ रखें कि हर पॉइंट के साथ सिर्फ सम सेट्स एसोसिएट कर रहे हैं. अब एक तो खास बात सॉरी लेट्स जस्ट सॉरी फॉर रैमलिंग. तो ये नेबरहुड स्पेस का नोशन होता है, एंड द नोशन ऑफ नेबरहुड स्पेस इज़ दैट वो स्टार्ट से डेवलप करता है कि हम हर पॉइंट के साथ एग्जैक्टली किस टाइप के सेट्स एसोसिएट करने चाहिए. तो वन थिंग इज़ कि हम लिमिट की डेफिनेशन के अकॉर्डिंग एक तो चाहते हैं कि कोई भी कांस्टेंट सीक्वेंस हो तो इट शुड कन्वर्ज टू लाइक दैट कांस्टेंट, राइट. तो उससे एक नेचुरल रिक्वायरमेंट आती है कि हर पॉइंट के साथ जो भी सेट हो, लाइक वो हर पॉइंट के साथ हमने इन्फिनिटी मैनी सेट्स एसोसिएट किए और हाउएवर मैनी जो भी हमने सेट्स एसोसिएट किए हैं उसमें वो खुद पॉइंट होना चाहिए. अगर नहीं है तो वो कांस्टेंट सीक्वेंस खुद को तो कन्वर्ज करेगा ही नहीं, राइट. सो दैट्स वन इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी. और उसके अलावा भी ये भी होना चाहिए, तो ये सिर्फ नेबरहुड स्पेस है, इसके अलावा भी रिस्ट्रिक्शंस हैं बट दे आर मोर टेक्निकल. बट अगर हम ये भी कहें, इसके अलावा ये भी कंडीशन कहें कि एवरी पॉइंट शुड जो उसके साथ हमने सेट्स एसोसिएट किए हैं, द नेबरहुड ऑफ एवरी पॉइंट शुड ऑल्सो बी द नेबरहुड ऑफ एवरी नियर बाय पॉइंट. अगर हम दिस इफ़ यू जस्ट स्टिपुलेट दिस सिंपल क्राइटेरियन अलॉन्ग विद अ लिटिल टेक्निकल स्टफ, अगर आप ये सिर्फ कंडीशन इम्पोज करें, देन दिस इज ये चीज़ प्रिसाइजली आपके पास जो आती है, दैट्स अ टॉपोलॉजिकल स्पेस.
अब वो those of you in the audience that already know about what a topological space is, you're probably familiar with the ordinary definition, which is about union of union of open sets is this, and only finite intersection, it should be closed under finite intersection, or it should be closed under arbitrary union. All of those things इससे आते हैं. You can prove precisely from this. That's the beautiful. अच्छा, हाँ, नेबरहुड एग्जैक्ट डेफिनेशन इज अगेन वो उसके लिए थोड़ी ऑर्डर थ्योरी चाहिए, बट इट्स नॉट टू मच ऑनेस्टली. बट वो इसलिए नहीं की क्योंकि एक चीज़ें मैट्रिक्स स्पेसेस से छोड़ी थी, बट एसेंशली जो मेन आइडिया एंड दैट्स वही हमारा इज़ द पॉइंट ऑफ द स्टॉक. जो की आइडिया इज़ दैट हर पॉइंट के साथ हम एक फैमिली ऑफ सेट्स एसोसिएट कर रहे हैं, ठीक है, विच तो एक नेबरहुड सेट क्या एक इज मैथमेटिकली एक सेट है, और उस सेट के हर एक पॉइंट के साथ आपने फैमिली ऑफ सेट्स एसोसिएट किए हैं. सो आप कह सकते हैं nx, तो इस सब की कलेक्शन इज द नेबरहुड स्पेस के. अब हर एक nx जो है इट्स अ कलेक्शन ऑफ सेट्स, इट्स लाइक अ कलेक्शन ऑफ सेट्स. और अब एक पॉसिबल रिक्वायरमेंट है जो और भी हैं, बट लाइक सिर्फ वन मोर है, बट एक पॉसिबल रिक्वायरमेंट जो इस फैमिली ऑफ सेट्स में होनी चाहिए अगर हम इससे समथिंग मीनिंगफुल स्टडी करना चाहते हैं, वो ये कि हर एक पॉइंट के साथ जो फैमिली ऑफ सेट्स आप एसोसिएट करते हैं, आप 1 के साथ जो सेट बना एसोसिएट करते हैं, 2 के साथ एसोसिएट करते हैं, हर एक के अंदर वो पॉइंट खुद ज़रूर होना चाहिए, वो तमाम जो आप कर रहे हैं. अदरवाइज लाइक इट्स जो हमारा सीक्वेंस है इट वोंट कन्वर्ज. लाइक सपोज कि अब एक पॉइंट का अगर आपके पास एक कांस्टेंट सीक्वेंस है, राइट, 1 है, और आपने 1 के साथ फैमिली ऑफ सेट्स एसोसिएट किए. हम सिर्फ रियल लाइन की चले बात कर लेते हैं. सो हैवी ऐसा. सो n1 सपोज कि आप 1 के साथ ना कोई सेट 1 के अंदर सेट्स डाल देते हैं. व्हाट यू कुड पुट इन the set 2, the set 3, एक किसी ना किसी सेंस में तो उसके नेबर्स ही हैं ना, तो पुट कर दिया. अब अगर ये होता तो हाँ, हमारी अगर जो डेफिनेशन है सिर्फ इंटायरली इन टर्म्स ऑफ नेबरहुड्स जो लिमिट की थी वो क्या थी कि कोई भी हम नेबरहुड ले लें, राइट, कोई भी ओपन बॉल ले लें, ठीक है, अगर वो हमारा क्लेम ये है कि इसकी लिमिट जो है 1 है, अगर इसकी लिमिट 1 है तो 1 का कोई भी नेबरहुड में ले लूँ वो उसके अंदर इवेंचुअली लाई करना चाहिए. बट यहाँ पे हम क्लियर प्रॉब्लम देख रहे हैं कि इसका एक नेबरहुड 2 है, 3 है, दोनों में 1 तो है ही नहीं है, सो इट्स नॉट कन्वर्ज. तो एक बेसिक रिक्वायरमेंट जो है इट्स गोइंग टू बी दैट 1 जो है तमाम नेबरहुड्स में होना चाहिए, ठीक है, और प्लस एम्प्टी सेट शुडंट बी इन इट. तो एंड ये है. और साथ में एक और भी टेक्निकल कंडीशन है जिसे दैट्स कम्स फ्रॉम ऑर्डर थ्योरी, बट राइट नाउ उसको नहीं देखते. द सेकंड थिंग इज़ कि हम टॉपोलॉजिकल स्पेसेस को क्योंकि देखना चाहते हैं, बिकॉज नेबरहुड स्पेसेस इन प्रैक्टिस आर टू जनरल टू बी स्टडीड. बट टॉपोलॉजिकल स्पेसेस अगर आप सिर्फ ये कंडीशन इम्पोज कर दें कि विच इज़ ऑफ कोर्स काफ़ी नेचुरल ज्योमेट्रिक इंट्यूशन है कि हमारी ज्योमेट्रिक इंट्यूशन से आते हैं कि अगर एक पॉइंट का कोई नेबरहुड है, राइट, अगर एक पॉइंट का नेबरहुड है वो नेबरहुड होना चाहिए उसके करीब वाले पॉइंट्स का भी, राइट. तो ये दैट थिंग अगर ये कंडीशन लगा दें, और एक और इसको गॉज लाइक गेज फ्रीडम और समथिंग फिजिक्स में कहते हैं, लाइक कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें कंडीशन इम्पोज कर दें जस्ट फॉर कंप्लीटनेस, तो उससे आप एग्जैक्टली टॉपोलॉजिकल स्पेस का नोशन आ जाता है. वो अगर आप ये देखें ना कि इनमें क्या ये टोटल जो सेट्स की कलेक्शन है क्या बात है, तो यू विल फाइंड के दे आर क्लोज्ड अंडर आर्बिट्ररी यूनियन एंड क्लोज्ड अंडर फाइनाइट इंटरसेक्शन. तो दैट कम्स आउट एज अ रिजल्ट. इट्स नॉट अ डेफिनेशन जो आपने इम्पोज की है, जो आपने डेफिनेशन लगाई है, दैट्स कम आउट ऑफ प्योरली ज्योमेट्रिकल आर्ग्यूमेंट्स. जो आप चाहते हो कि अगर किसी सेट में अगर आप बात करना चाहते हो समथिंग अप्रोचिंग समथिंग with natural conditions, and they come out with a little bit of some technical stuff, but that's hardly like the big deal. If
with that you get precisely the thing that's like at the corner store of all of mathematics, like not all but still of all of analysis, I guess. And that precisely is like how you I believe is the best way to arrive at the notion of topological spaces from the notion of something approaching something, and this is like the most general thing. And how much time do we have, by the way? We could do one example if I can. Okay. Right. So क्वेश्चन एक ये था कि वाई मैट्रिक स्पेसेस में क्या कमी है, जो इसके काफ़ी आंसर्स हैं, बट वन आंसर दैट यू कैन ईजली अंडरस्टैंड इस एक हमने कहा था कि जो हमने चीज़ बनाई है जो मैट्रिक स्पेसेस और एंड पे टॉपोलॉजिकल स्पेसेस है उसकी कुछ हमने वेगली बात की है. हमारे पास अब ऐसी मशीनरी आ गई कि कोई भी सेट हो तो हम उससे बात कर सकते हैं कि कैसे कोई इन्फिनिटली मैनी चीज़ें किसी चीज़ को अप्रोच कर रही हैं, राइट. तो क्यों ना हम जो सेट है हमारा वो ले लेते हैं. लेट्स टेक द सेट एज द राइट लाइक द फंक्शंस फ्रॉम आर टू आर, राइट. और हाँ, जस्ट फॉर कंप्लीटनेस एक और भी इंपॉर्टेंट चीज़ है जो कि वी शुड डू द एप्सिलॉन डेल्टा डेफिनेशन. दैट्स एक्चुअली वो भी एक्चुअली एक सेपरेट चीज़ नहीं है, वो भी इसी में ही आती है. वाई? I'm just going to tell that. So suppose कि now एक फंक्शन है, if you have a function and आप कहना चाहते हो कि और maybe just like sin x by x है, ये उसका ग्राफ नहीं है क्योंकि मैंने पहले ड्रॉ कर लिया and I don't want to erase it, but पॉइंट है कि लाइक अगर आप वैल्यू डायरेक्टली पुट करें तो यू डोंट गेट अ डिफाइंड वैल्यू, बट आप कहना चाह रहे हो क्लियरली क्योंकि आपके ग्राफ से आप नज़र आ रहे हैं कि देयर इज़ सम वैल्यू जो कि यहाँ पे होनी चाहिए. अब यहाँ पे एक एग्जैक्ट डेफिनेशन आप क्या बना सकते हो ऑफ फंक्शंस की कि एक चीज़ जो है एक अप्रोच कर रही है, बट यहाँ पे जो ऑब्जेक्ट है वो डिफरेंट है. हम इस चीज़ को कन्वर्ट करेंगे इनटू अ प्रॉब्लम ऑफ सीक्वेंसेस, क्योंकि यहाँ पे हम लाइक जिससे अब हम ये कहना चाह रहे हैं कि एक फंक्शन है तो उसकी वैल्यू लिमिट एक्स अप्रोचेज ज़ीरो जो है हम किसी सेंस में कहना चाह रहे हैं 1 है. अगर आप ड्रॉ करें तो यू सी के जो मिसिंग पॉइंट है वो एग्जैक्टली 1 है. तो हम ये चीज़ को मैथमेटिकली कैसे लाइक एक जनरल डेफिनेशन क्या दे सकते हैं, एंड दैट्स वो ये क्या सिंपली कि टेक अगर हम कहते हैं कि ये दिस केस इज़ ट्रू कि अगर कोई भी सीक्वेंस हो जो कि अप्रोच करे ज़ीरो को, राइट, दैट मीन्स कि आपके पास आप किसी भी वे में किसी ऑर्डर्ड वे में आएँ और ज़ीरो पे आ जाएँ, ठीक है. आप ज़ीरो को अप्रोच करें किसी भी वे में, इन लेफ़्ट टू राइट ऑसिलेट करके अप्रोच कर दें, जिस तरह मर्जी अप्रोच कर लें. अगर आप अप्रोच करें जिस तरह मर्जी आप ज़ीरो को अप्रोच करें, देन एफ ऑफ एक्स एन शुड अप्रोच 1. तो दैट मीन्स कि जिस भी आप वे से आए हैं अगर आप उसी पे आप फंक्शन को ट्रैक करें तो एक ये जो सीक्वेंस है दिस इज़ ऑन द रियल लाइन. अब जो आप वैल्यूज देने हैं, यूँ सेइंग कि इससे एक और इसको हम इंड्यूस कहते हैं कि इससे एक नेचुरल फंक्शन सीक्वेंस इंड्यूस हो रहा है, एक न्यू सीक्वेंस बन रहा है. वो ये कि द सीक्वेंस ऑफ वैल्यूज ऑफ द पॉइंट्स देमसेल्व्स व्हिच इज़ दिस. तो ये जो वैल्यूज हैं दे शुड अप्रोच 1. अगर ये बात ट्रू है हर एक सीक्वेंस के लिए, अब यहाँ पे आप नोट कर सकते हैं कि दिस डेफिनेशन इज़ एक्चुअली मोर स्ट्रॉन्गर. यहाँ पे काफ़ी स्ट्रॉन्ग कंडीशन कह रहे हैं. आप कह रहे हैं कि जो मर्जी सीक्वेंस हो जो कि ज़ीरो को कन्वर्ट कर रहा है, ये बात ट्रू होनी चाहिए कि अगर आप उसके उसी के एग्जैक्टली ऊपर देखें तो लाइक हर एक पॉइंट्स के ऊपर देखें और जहाँ पे वो लाइक फंक्शन को एग्जैक्टली टच कर रहा है वो जो सीक्वेंस की वैल्यूज़ हैं दे शुड अप्रोच 1. तो अगर ये ट्रू है देन इससे यू कैन प्रूव दैट दिस एंड द एप्सिलॉन डेल्टा डेफिनेशन आर एग्जैक्टली इक्विवेलेंट. तो वो यू डोंट हैव टू डू ऑल दैट मैथ्स और काफ़ी एंड ऑल ऑफ द थ्योरम्स यू कैन प्रूव यूजिंग दिस. अगेन इक्विवेलेंस इज
there is still some conditions, but let's not just go into it. For the case जो हम real analysis में पढ़ते हैं, this is enough. So again, just for completeness, the epsilon delta definition, redundant, what we want is simply that if xn approaches a and we're defining that limit x approaches a of f of x is equal to L, and this is the definition. This is the formal way to do it, that for if any sequence approaches a, then it must be true that f of xn should approach L. This is the actual definition of convergence of the limit of a sequence, and this. So we've taken that out of the equation too. So no more epsilon delta definitions ever again. Yeah. बट एक और जो काफ़ी इंटरेस्टिंग थिंग है विच इज़ जो कि हम काफ़ी स्टडी करते हैं लाइक मैथमेटिक्स स्पेशली एंड इवन इन फिज़िक्स लाइक जो अगर हम रिगरसली स्टडी करें फाइमन इंटीग्रल्स को एग्जैक्टली वो, तो उसने जो चीज़ स्टडी करता है ही स्टडीज़ द लिमिट ऑफ नॉट नंबर्स और समथिंग, ही स्टडीज़ द लिमिट ऑफ फंक्शंस देमसेल्व्स. तो एक सीक्वेंसेस ऑफ फंक्शंस को वो स्टडी करता है कि वो किसको अप्रोच कर रहे हैं अगर हमने उसको फॉर्मलाइज करना है. देन हम जैसे कंसिडर कर सकते हैं एफ मैप्स आर टू आर. तो इसमें एक पॉसिबल वे जो है जो हो सकता है जिसमें हम कह सकते हैं कि एक सीक्वेंस ऑफ फंक्शंस किसी एक फंक्शन को अप्रोच कर रहा है. वन प्री नेचुरल डेफिनेशन इज़, अगर हम ज्योमेट्रिकली देखें हम कहें कि ये जैसे x की पावर n ये फंक्शन है, और ये देखें सीक्वेंस भी फंक्शंस का है क्योंकि हर n के लिए एक डिफरेंट फंक्शन आ रहा है. n1 के लिए x, देन x स्क्वायर, x क्यूब, सो ऑन. तो हर एक के लिए वो आ रहा है. बट अगर आप सिर्फ इसको ऑन द इंटरवल लाइक 0 to 1 देख लें, सॉरी फॉर दिस, कोई भी सबसेट ऑफ आर हो यहाँ पर, दैट्स फाइन. 0 1 अगर आप देख लें देन और द ओपन वन जस्ट टू बी सेफ, अगर उसके लिए देख लें देन हम कहना चाह रहे हैं कि ये जो सीक्वेंस ऑफ फंक्शंस है अगर आप ये ड्रॉ करें, द फर्स्ट वन इज स्ट्रेट लाइन राइट, और फिर इसके बाद एक्स स्क्वेयर हो जाता है, सॉरी मुझे बड़ा ड्रॉ कर लेना है ये, फिर उसके बाद इस तरह हो जाता है, देन दिस. तो एक वियर्ड वे में कर रहे हैं बट हम देख रहे हैं कि वो स्ट्रेट हो रहा है, एटलीस्ट द टेल पार्ट. एक चीज़ जो है वो लाइक पिवटेड है बट या. सो इसको अगर हम कहना चाह रहे हैं कि इसको फॉर्मलाइज करना चाह रहे हैं देन हम ये रियली कहना चाह रहे हैं कि एक सीक्वेंस ऑफ फंक्शंस अप्रोच करता है समथिंग एक और फंक्शन को, और यहाँ पे एग्जैक्टली वो कौन सा फंक्शन है ऑन द इंटरवल 0,1 हम वो देख रहे हैं कि हर वैल्यू के लिए जो आ रहा है वो दैट फंक्शन इज एफ ऑफ एक्स इज 0. कि वी वांट टू से कि ये सीक्वेंस ऑफ फंक्शन अप्रोचेज द फंक्शन 0 ऑन द ओपन इंटरवल 0,1. तो हम किस एग्जैक्ट सेंस में कह रहे हैं, हम इस एग्जैक्ट सेंस में कह रहे हैं कि कोई भी आप वैल्यू ले लें इसमें, इफ़ यू टेक एनी वैल्यू एट ऑल इन दिस इंटरवल देन आपके पास देखें अगर आप x को यहाँ पे फिक्स कर दें राइट, तो आपके पास जो क्या आ जाता है एक सिंपल सीक्वेंस आ जाता है राइट. आप x को कर रहे हो तो आपके पास सिर्फ यहाँ पे n पे डिपेंडेंस आ गई है. तो एक तो यानी सिर्फ n वेरी कर रहा है और n एक नेचुरल नंबर्स के थ्रू वेरी कर रहा है, तो आपके पास एक सीक्वेंस आ गया. तो एक ये पहला आपका ये है, पहला ये है और ये, और आपको पता है कि कोई भी एक पॉइंट हो जैसे 0.5 की पावर n है, x को फिक्स किया जैसे सपोज कि ऐसे x को 0.5 ले लिया, 0.5 की पावर n है, आपको पता है कि ये 0 को अप्रोच कर रहा है. तो अगर ये 0 को अप्रोच कर रहा है तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि वी से देयर इसको कहते हैं पॉइंट वाइज कन्वर्जेंस. तो हम जिस तरह स्टडी कर रहे हैं हम ये नहीं कह रहे कि पूरी किसी सेंस में कर रहे हैं, हम ये कह रहे हैं कि लाइक क्यों ना हम एक सिंपल डेफिनेशन तो यही होनी चाहिए कि हम पॉइंट वाइज उसे कन्वर्ट कर दें, लाइक रिड्यूस इट टू अ प्रॉब्लम दैट वी ऑलरेडी आर एबल टू सॉल्व. सो दैट थिंग इज प्रिसाइसली ये कि वी सी कि एफ एन अप्रोचेज टू एफ इफ फॉर ऑल एक्स, हर एक्स के लिए एफ एन ऑफ एक्स. और अब ये देखें कि ये चीज़ क्या है, क्योंकि एक्स फिक्स कर दिया ये चीज़ एक सिंपल सीक्वेंस है. दिस अप्रोचेज एफ ऑफ एक्स. तो एग्जैक्टली ये जो चीज़ है ये मैंने बताई है. अब क्वेश्चन ये है एंड कि क्या हम ये उसी हमारे जो पहले वाले फ्रेमवर्क है क्या आप उसमें इंकॉर्पोरेट कर सकते हैं
जो कि क्या हम सेट ऑफ फंक्शंस फ्रॉम 0,1 टू r ले रहे हैं और उस पर कोई मेट्रिक डिफाइन कर लें, क्या कोई ऐसा मेट्रिक है जिससे एग्जैक्टली ये वाली डेफिनेशन आए कि उसके जो ओपन बॉल्स हों या जो भी हों उस वो ये चीज़ आए? टर्न्स आउट द आंसर इज़ नो. सो अगर आप चाहते हैं, इफ़ यू वांट टू स्टडी सीक्वेंसेस और द कन्वर्जेंस, पॉइंट वाइज कन्वर्जेंस ऑफ फंक्शंस, देन जो स्ट्रक्चर है मैट्रिक स्पेसेस का, इसमें इतनी फ्रीडम नहीं है. इट डजंट दोस ट्रायंगल इनइक्वालिटी ऑल दोस थिंग्स, उसमें इतनी फ्रीडम नहीं है कि इस टाइप की चीज़ें स्टडी कर सकें. एंड दिस इज़ और ये चीज़ें हम फॉर्मली चाहते हैं फॉर मैथमेटिकल फिजिक्स एट लीस्ट, और एंड जस्ट बिकॉज वी वांट इट. So this is the reason that we want. तो इसके लिए यहाँ पे टोपोलॉजिकल स्पेसेस आते हैं. और बट इंटरेस्टिंग बात फिर भी ये देखें that this definition is still ये अभी भी क्या है, यूनिक लिमिट, अभी भी एक यूनिक लिमिट का नोशन है कि अगर हम कहें कि एक सीक्वेंस ऑफ फंक्शंस पॉइंट वाइज कन्वर्ज कर रहा है किसी फंक्शन पे, तो वो यूनिकली भी कर रहा है. क्योंकि लाइक हर एक देखें ना, हम क्या कह रहे हैं कि हर एक सीक्वेंस जो है, अगर हर एक सीक्वेंस कन्वर्ज करेगा तो तब वो सीक्वेंस ओरिजिनल सीक्वेंस से फंक्शन करेगा. और क्योंकि हर एक चीज़ ये वाली जो है, ये वाली जो डेफिनेशन है ये यूनिक है, हमने प्रूव किया आर की केस में और एन इन जनरल R2 वो सब में. तो क्योंकि वो ये यूनिक है, तो हम इसका मतलब है कि हमारा ये जो सीक्वेंस की जो पॉइंट वाइज कन्वर्जेंस की डेफिनेशन है, दिस इज़ ऑल्सो यूनिक. बट कि यूनिक कन्वर्जेंस है ये, बट ये मैट्रिक स्पेसेस में नहीं आ रही. तो यानी मैट्रिक स्पेसेस में यूनिकनेस का नोशन कम्प्लीटली कैप्चर नहीं होता. हमें एक ज़्यादा जनरलाइज स्ट्रक्चर चाहिए जिसमें यूनिकनेस का नोशन अभी भी कैप्चर हो रहा हो, एंड दैट्स प्रिसाइजली हॉस्ट ऑफ टोपोलॉजिकल स्पेस. एंड सो आप ये इससे यू कैन डिफाइन अ सेट ऑफ नेबरहुड्स जो कि बेसिस बनाती हैं ऑफ टोपोलॉजी. यू डोंट नीड टू, वो क्या नहीं, वो अगर वो नेबरहुड्स आप पिक करें, दो दैट वाज टोपोलॉजिकल मी टॉकिंग. बट अगर आप ये नेबरहुड डिफाइन करें ऑफ एवरी फंक्शन, और यहाँ पे दो यहाँ पे ट्यूनेबल पैरामीटर्स हैं, एक्स एंड एप्सिलॉन कहते हैं, ठीक है. तो आपने एक फंक्शन के ये जो है प्रिसाइजली दिस इज बट्स रिक्वायर्ड फॉर फाइव एंड स्टफ. सो एक नेबरहुड ऑफ अ फंक्शन, तो इनफिनिटली मैनी चॉइसेस हैं एक्स की और एप्सिलॉन की. तो ये है, हम ये कहते हैं कि एक फंक्शन का नेबरहुड ऑफ एक्स एंड एप्सिलॉन कौन सा है, वो तमाम फंक्शंस, ऑल दोज, I should just say f, g maybe, I guess, sorry, that's just not right. Yeah, so tamam functions g, all those functions g such that uski value at x, right, so uski value or unki value at x, uska distance f of x से less than epsilon होगा. तो अगर ये आप लाइक ज्योमेट्रिकली यू कैन स्टिल विजुअलाइज द बॉल्स ऑफ दिस स्पेस और द नेबरहुड्स ऑफ दिस स्पेस, एंड विच इज़ ये एग्जैक्टली आप ये कह रहे हैं ना कि आपके पास ये फंक्शन है, सपोज कि आपके पास एक्स स्क्वायर फंक्शन है, राइट. तो आप कहना चाह रहे हैं कि इसके नेबरहुड में कौन से फंक्शंस हैं. इसके नेबरहुड में एक तो ट्रिवियली खुद तो है ही है, बट और कौन कौन से हैं वो आप जैसे अगर मैं ये कंसिडर करूँ n 0.5, तो एग्जैक्टली वो फंक्शंस आएंगे जिनकी वैल्यू x इज इक्वल टू 1 पे क्या है, विद इन 0.5 है जो x स्क्वायर की वैल्यू है. तो दैट मीन्स कि वो यहाँ पे तो वैसे कुछ भी हो सकता है, लाइक इसके अलावा इट कुड बी एनीथिंग, बट 1 पे ज़रूरी है कि वो लाइक इट शुड बी विद इन 0.5 डिस्टेंस. तो दिस और ये, एंड यू कैन सी कि इनफिनिटली मैनी है वो, ऑल ऑफ दिस एंड दिस. अब यहाँ पे वहाँ पे बॉल्स थी, बट लाइक हियर इट्स क्वाइट अ डिफरेंट स्ट्रक्चर, बट स्टिल वी कैन विजुअलाइज द नेबरहुड्स इन दिस थिंग कि ये तमाम फंक्शन है जो किसी सेंस में उसके करीब हैं, और ये हमने डिफाइन किया है. और ये जो है इससे जो टोपोलॉजी बन रही है, जो चीज़ बन जो ये, हाँ, इससे जो नेबरहुड्स बन रहे हैं, हाँ, ये जो हमने ये कहा था ना कि एक सेट हो और हम उस पर हर एक पॉइंट पे हमने एक कलेक्शन ऑफ सेट्स एसोसिएट करते हैं. उनकी बस खास बात ये होनी चाहिए कि हम उससे डिस्टिंग्विश कर सकें दो चीज़ों को.
कि इसका मतलब ये है कि अगर कोई भी दो फंक्शंस हों जो डिफरेंट हो तो एक ऐसे नेबरहुड्स होने चाहिए जो कि उनको डिफ्रेंशिएट करें. इस केस में वी कैन ट्रिवियली सी कि अगर सपोज के एफ और जी हैं और हमें क्या और कोई भी एक एक्स फिक्स कर दें, राइट, तो हम एप्सिलॉन को क्या ले सकते हैं कि दोनों क्या हो जाएं, वो डिफरेंट हो जाएं, एक दोनों के डिफरेंट नेबर्स हों, तो वो प्रिसाइसली इट शुड बी द डिफरेंस बिटवीन द टू, लाइक जो उन दोनों की वैल्यू है, लाइक से एक ये है, तो जो उसकी वैल्यू है x इज इक्वल टू 1 पे दूसरे की, जो इनका डिस्टेंस है ना, you take epsilon to be the value of the function at x equal to 1. this ये जो इनका डिफरेंस है आप ये लो, इसका है प्रिसाइजली हाफ, तो जो नेबरहुड्स हैं दे आर लाइक दिस थिंग. सो epsilon is just f of 1 f of x minus g of x by 2, तो that's enough to distinguish them. तो इससे अप्रूव भी हो जाता है कि ये जो नेबरहुड्स आपने हर एक फंक्शन के साथ कलेक्शन ऑफ सेट्स एसोसिएट किए हैं, दिस इज अ होस्ट ऑफ टोपोलॉजिकल स्पेस के वो हर एक के साथ हम यू कैन सेपरेट टू पॉसिबल थिंग्स विद इट. तो दैट्स आई गेस या so that concludes my whole talk, I suppose. So if anyone has any questions or if they want me to go into more examples or something, or maybe I should just keep this. Yeah, you can go into it. जी थैंक यू. सबसे शुरू में जो आपने एक वो ग्राफ शो किया था जिसमें वो एक पॉइंट अप्रोच करता है वन को, तो उसमें आपने कहा था कि प्रैक्टिकली तो ये पॉसिबल है मगर यहाँ पे हम उसका इंटरवल कम करते जा रहे हैं. सो इन दिस सिचुएशन इट्स नॉट एक्चुअली अप्रोचिंग वन. तो इसकी जो प्रैक्टिकल एप्लीकेशन है वो क्या होगी कि अगर थ्योरी में वो नहीं पहुँचता, so how can we what's the benefit of it in practical application? प्रैक्टिकल इसका ये है कि अब ये प्रैक्टिकल इसको नहीं कहूँगा बट स्टिल ये उनका ग्रीक फिलोसफर्स का एक वे था रीज़न करने का. उन्होंने कहा था कि अब हमारी जो रियलिटी है, जो टाइम है, जिस तरह पास कर रहे हैं, अगर जो भी है, अब ये अब जो उनके लिए एक आर्ग्यूमेंट था, उनका आर्ग्यूमेंट काफ़ी नेचुरल लगता है. अब उनका आर्ग्यूमेंट था कि अगर आपने एंड पे पहुंचना है, पहले आपको हाफ तो डिस्टेंस कवर करना होगा, फिर उस जो हाफ है उसका भी हाफ करना होगा, करना तो आपको होगा ये सब चीज़ें. तो क्या जो अंडरलाइंग रियलिटी है इज़ दैट अगर वो कंटिन्यूस है तो वो कर ही कैसे सकती है. लाइक अगर हम मॉडर्न टर्म्स में देखें तो यू कैन से कि अगर हम कोई सिमुलेशन में लिव कर रहे हैं, इफ़ यू आर लिविंग इन सम सिमुलेशन, तो इससे आप ये प्रूफ कर सकते हैं इस आर्ग्यूमेंट से दैट रियलिटी कैंट बी कंटिन्यूस नहीं हो सकती. क्योंकि अगर कंटिन्यूस होती तो उसे ये सारी चीज़ें करनी पड़ती और ये इन्फिनेटली मैंने कभी वो पहुंच ही ना पाता वन पे, हालांकि असल में तो पहुंचता है. तो इट मस्ट बी कि जो भी कंप्यूटर जिसके अंदर हम लाई कर रहे हैं, इट मस्ट बी कि वो डिस्क्रीटली चीज़ों को करता है. ये नहीं करता कि वो जितना मर्जी हम डिविजिबल करना चाहें, जितना वो करना चाहिए, जितनी हम लाइक रेजोल्यूशन हम जितना करना चाहें वो उतना पॉसिबल नहीं है. तो अगर हम किसी सिमुलेशन में देयर मस्ट बी तो वी आर इट कैंट बी नेचुरल वर्ड इन सम सेंस जो कि तमाम चीज़ों को कंप्यूट कर सकता है. एटलीस्ट दैट्स तो प्रैक्टिकल तो नहीं बट लाइक इट्स जस्ट अ फन थिंग विच यू कैन रीजन अबाउट द यूनिवर्स इन सम सेंस. और लेकिन अगर किसी और का यू कैन Then you said opposite, like a reality should be continuous, not discrete. But what do you mean by that? Like the paradox is that how do an infinite number of actions get completed? That's the paradox, right? Yeah. Like So- how do, Yeah. What were you saying? but Zeno ने like originally जो है he used this to prove by contradiction that like this means that reality isn't continuous. He assumed that it's continuous, but because and his axiom, because infinitely many things can't be done, then it must be that reality isn't continuous. But हमने लेकिन हम एक और वे उसकी सेकंड असम्पशन को इन्फिनिटली मैनी चीज़ें नहीं हो सकती उसको अब चेंज कर रहे हैं कि कैलकुलस अलाउज अस टू डू इन्फिनिटली मैनी थिंग्स. इट अलाउज अस टू गिव सम वैल्यू टू इन्फिनिटली मैनी थिंग्स. तो उस सेंस में रियलिटी कुड बी कंटिन्यूस, बट इस सेंस में
कि the computer is actually doing limits, right? Like वो actually नहीं कर रहा, and that's still an assumption that infinitely things can't be done. But like you can just, if it's a computer, then it's just calculating the limit, and it's just proving that definition, that epsilon definition, or जो answer आ रहा है, it's just taking us there. At least that's what I think. What was the definition of discrete and continuous that you used? I like discrete discrete is just keep infinitely in discrete. I just mean that it must stop after some time. A computer can only do finitely many things at a time. So like continuous इसके ये infinitely divisible नहीं है. अब यहाँ पे ने assume किया ना, we can just split it, that remaining path, as many times as we want, like halve it no matter how many times we want that. Like that's the definition of continuous. Again, there are other definitions, like at least in the normal sense, I guess, I mean, a natural definition of continuous would be something like they're complete or uncountable or something, but that doesn't come in this scenario, I think. Yeah. Yeah. That's a nice question. So does anyone else have any question? Okay.